गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं का लेसन देख रहे हैं मेरे पिताजी। इससे पहले भी हमने इस पाठ की शुरुआत की थी। इस पाठ में हमने देखा था कि इस पाठ के जो लेखक हैं उन्होंने किस प्रकार अपने पिताजी का बारे में वर्णन किया है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने किस प्रकार उनके बारे में बतलाया है कि उनका व्यक्तिमत्व किस प्रकार का था, उनका पहराव किस प्रकार का था, वो पूजा पाठ किस प्रकार करते थे, दफ्तर में सब लोगों के प्रिय किस प्रकार बन चुके थे, कोठरी में वो पूजा किस प्रकार किया करते थे, कौन कौन से भगवान उनके पूजा के घर में थे। ये सारी बातें हमने देखी थी। अब आगे बढ़ेंगे। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो उनके पिताजी जो थे वो मौन रहकर यानी मन में ही गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से वो मन में पढ़ते थे। मानस में वो बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था, यानी सर्वसाधारण ऐसा ज्ञान उन्हें संस्कृत भाषा का था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वो शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे। संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। अवधि ये भाषा है, संस्कृत अवधि ये दोनों भाषाएं है। जैसा वो संस्कृत संस्कृत को तो वो पढ़ते ही थे, शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते ही थे, लेकिन जो पढ़ने के बाद जो सुख अनुभव होता है वो संस्कृत से उन्हें इतना नहीं मिलता था जितना वो अवधी भाषा से होता था। कविता स्वस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधी की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। ब्रज भाषा, अवधी भाषा की कविता जो है वो लेकर घंटों तक पढ़ सकते हैं। मानस का तो स्वस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटों भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उन्हें भी कविता स्वस्वर में पढ़ने का ही शौक है। ब्रज और अवधि में वो कई सारे घंटों तक जो है वो कविताएं पढ़ सकते हैं। मानस का तो स्वस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है। सुर में पाठ कई बार उन्होंने किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। ऐसे भाषा का जो डिफरेंस है वहां पर बताया है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस के सूक्ष्म शिराओं को अभी कम नहीं छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊंगा। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा लगने के पीछे क्या रीजंस है, उस पर वो अभी जाना नहीं चाहते हैं। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। पूजा करने के लिए जो वो बैठ जाते थे वो 8:30 बजे उठते थे। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती, यानी जब तक पिताजी की पूजा हो जाती थी तब तक माँ यहाँ पर खाना बना देती थी। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजे बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। वे रसोई में ही बैठकर क्या करते थे, भोजन किया करते थे, खाना खाया करते थे और 9 बजने के समय पर वो दफ्तर के लिए रवाना हो जाते, यानी घर से निकल जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। कई बार ऐसा भी होता था कि जिस समय पर लेखक के पिताजी को जाना है उस समय तक भोजन तैयार नहीं होता था। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकलने का समय भी उनके पास न होता। जब खाना जाने का समय हो गया है, खाना अभी तक रेडी नहीं है, ये देखकर पिताजी को गुस्सा आता था और उनका गुस्सा देखकर माँ जो है वो कांपने लगती थी, यानी घबरा जाती थी। लेकिन गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता, यानी गुस्सा करने का समय भी उनके पिताजी के पास नहीं होता था। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेते थे और कपड़े पहनने के बाद वो दफ्तर के लिए चल पड़ते थे। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। 35 वर्ष उन्होंने नौकरी की है और उस नौकरी में वो बताते हैं कि पूरे 35 वर्ष में वो एक भी दिन दफ्तर देर से नहीं पहुंचे हैं। कभी भी उन्हें देर नहीं, दफ्तर पहुंचने के लिए देर नहीं हुई है। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियां बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती
और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता वे भोजन न करती। देखो, अगर घर में से कोई बिना टिफिन लिए अगर निकल जाता है तो क्या होता है, दिल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है अरे बाद में तो हम खाना बनाकर खाने ही वाले हैं, लेकिन वो आदमी बिना खाए पिए ऐसे ही घर से निकल गया, तो क्या होता है, मन को बुरा लगता है। ऐसे ही जो लेखक की माताजी थी उन्हें भी बुरा लगता था। वो क्या करती थी, जल्दी जल्दी पुड़िया निकालती थी, पुड़िया बनाती थी और एक डिब्बे में रखकर मोहल्ले में के किसी आदमी से, यानी उनके इलाके में रहने वाले किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती। और जब तक वो आदमी पिताजी को खाना खिलाकर वापस ना आ जाता, भोजन नहीं करती, कि जब तक उन्हें यह पता नहीं चलता कि अरे हाँ इन्होंने खाना खा लिया है, तब तक वे स्वयं कभी भी उनकी माताजी खाना नहीं खाती थी। जब कोई जाने वाला ना मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। जब कोई जाने वाला नहीं मिलता तो माताजी का भी दिन भर का उपवास रहता, यानी वो भी दिन भर कुछ भी नहीं खाती थी। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी यानी घर में देखो, अगर कोई बूढ़ी व्यक्ति हो तो वो क्या करती है कि अरे तुम्हें तो खाना देना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, अब देखो वो बिना खाए पिए चला गया ना। अच्छा लगता है कि आदमी दिन भर काम करता है, वगैरह वगैरह वगैरह, कई सारी बातें जो थी उसे सुनाने के लिए वहां पर होती ही। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। देखो, जब मेरी माँ ही खाना नहीं खाती तो वो तीनों कैसे खाना खा सकती थी, इसलिए दिन भर जो भूख लगी रहती थी उसका गुस्सा वो माँ पर उतारती रहती थी। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था, यानी जाने का तो फिक्स समय था कि 9 बजते ही वो दफ्तर के लिए निकल जाते थे। हमने देखा कि 35 वर्ष की नौकरी में उन्होंने एक दिन भी ऑफिस दफ्तर पहुंचने के लिए देरी नहीं की, लेकिन जैसे उनका जाने का समय फिक्स था वैसे उनका घर लौटने का समय फिक्स नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में प्रायः देर से लौटते थे, 8-9 बजे। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में प्रायः यानी हमेशा, नौकरी का जो प्रारंभिक यानी शुरुआती के वर्ष थे उसमें वो हमेशा देर से लौटते थे, 8-9 बजे आते थे। इससे भी अधिक देरी से और खाना खाकर सो जाते थे। इससे कई बार इससे भी अधिक देरी हो जाती थी और खाना खाकर वो सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी। यानी देखो, जब वो ऑफिस से जल्दी आने लगे तो वो क्या करते थे, अपना समय जो है वो अच्छे कामों में लगाया था। वो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते भी थे, किताबें पढ़ते थे, खाना खाने के बाद भी कभी कभार पढ़ते थे और कभी घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन के दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास तृप्ति नहीं होती थी। और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने के वे तैयार रहते थे। यानी यहाँ पर देखो कि उन्होंने बताया कि सुबह वो गंगा स्नान के लिए जाते थे तो वहाँ पर जाने आने में भी 8 मील उन्हें चलना पड़ता था, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी दोनों टोटल मिलाकर 16 मील ये चलते थे। फिर भी इतना चलने के बाद, अगर देखो इतना चलने के बाद हम थोड़ा चलेंगे तो क्या कहेंगे, अरे बाप रे आज मैं बहुत चला हूँ या चली हूँ, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। लेकिन इनका ऐसा नहीं था, इतना चलने के बावजूद भी वो उनकी चलास तृप्ति नहीं होती थी, यानी चलने की इच्छा कम नहीं होती थी। और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने के वे तैयार रहते थे। रात को भी इतना चलने के बाद भी 2-3 मील और घूम फिर कर आने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूँ उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज चलने का मर्ज था, यानी चलने की उन्हें चलना बहुत अच्छा लगता था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते वे सुबह 3 बजे थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है। देखो, रात को चाहे सोने को कितने भी बज क्यों ना जाए, कितनी भी देरी क्यों ना हो जाए कि अरे आज रात को 1 बजे है, 2 बजे है, सुबह मैं कैसे जल्दी उठ पाऊंगा, थोड़ा देर से उठता हूँ, 8 बजे उठ जाऊंगा, 9 बजे ऑफिस चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता था। रात को चाहे कितनी भी देर में वो सो जाए, लेकिन सुबह वो जल्दी उठते थे। वो सुबह 3 बजे थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, कि कितने लंबे समय तक आप सोए हो तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कितनी गहरी नींद आपने ली है ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट
था। वो कहते थे कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है। देखो कई बार हमने खुद भी ऐसा महसूस किया होगा कि थोड़ी देर के लिए हमें नींद लग जाती है, लेकिन हमारी नींद कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम खुद को हल्का महसूस कर रहे हैं, ऐसा बहुत अच्छा महसूस फ्रेश महसूस कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। यानी कभी कभी कभार कम घंटों की जो गहरी नींद होती है वो ज़्यादा घंटों के हल्की नींद का काम कर देती है। यानी ज़्यादा घंटे सोए हैं लेकिन सोने के कई बार नींद ही नहीं आई है, धीरे धीरे करके नींद आई है, तब जाकर कई सोए हैं। इससे अच्छा है कि कम घंटे की बहुत ही गहरी नींद अगर आ जाती है तो क्या हो जाता है, हम फ्रेश हो सकते हैं। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है। इनका जो फार्मूला था और फार्मूले पर विश्वास था, उसने मुझसे अपनी नींद पर यानी लेखक के नींद पर कितना अत्याचार कराया है। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना इस असंभव की कल्पना भर सुखद है। यानी देखो कि उन्हें ऐसा लगता था अगर पिताजी को टाइम पर उठना पसंद है, टाइम पर सब बातें करना पसंद है, तो उनकी अपेक्षा बच्चों की ओर से भी यही होगी। इसलिए वो कहते कि इस नींद के फॉर्मूले की वजह से उन पर कई सारे अत्याचार हुए हैं। वो यह सोच कर के ये विचार करके वो कहते कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो 7-8 दिन तक मुझे यूं ही पड़े रहने देना, यानी मुझे हाथ भी मत लगाना, मुझे गहरी नींद ले लेने देना। इस असंभव यानी ये संभव है क्या 7-8 दिन वैसे रखना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि कल्पना भर सुखद है कि हाँ मैं 7-8 दिन वैसे ही पड़ा रहूंगा, ये जो कल्पना है उनके लिए बहुत ही सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। क्योंकि उनके जीवन की जो बहुत सारी रातों की नींद थी, यानी कई बार समझो लेट सोए हैं, कोई काम है दफ्तर का इसलिए देरी हुई है आने में, लेट सोए हैं, फिर भी सुबह जल्दी उठना, यानी यहाँ पर रात भर की नींद कंप्लीट होती है क्या? नहीं। तो इसके वजह से वो कहता है कि कई सारे रातों की नींद जो है वो मुझे पूरी करनी है। समय की पाबंदी को जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। समय की पाबंदी, समय का ठीक समय पर पालन करना की जो उत्कटता यानी तीव्रता जो उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए यानी पालन करना, निभाना यानी पालन करना के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। देखो समय की पाबंदी, मैं चाहे कितना भी ट्राई करूँ कि नहीं उन्हें समय का पक्का होने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए घर का सहयोग भी आवश्यक होता है। समझो मुझे निकलना है 9 बजे घर से, लेकिन 9 बजे तक मुझे अगर चाय या फिर खाना भी नहीं मिलता तो कैसे पॉसिबल है मैं निकल जाऊँ? और भले मैं निकल भी जाऊँ लेकिन थोड़ी देरी तो उसमें होने ही वाली है। तो ऐसा न करते हुए कि ठीक समय पर सारे काम होने चाहिए, ये जो तीव्रता है उनके लिए उसका पालन करने लिए घर के लोगों का सहयोग भी आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालन की तिकोनिया पर रख दी। उन्होंने सेंस ऑफ टाइम वक्त का अंदाज देने के लिए कि अभी इतने बजे है, इतने बजे अगर घड़ी सामने हो, देखो हमें अगर 7:30 बजे घर से निकलना है स्कूल के लिए, तो हम क्या करते हैं, सामने अगर घड़ी हो तो हमें समझता है अरे हाँ इतने मिनट बचे हैं, हम क्या करते हैं काम के लिए जल्दी 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 हाथ बढ़ाते रहते हैं और ठीक समय पर हम घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन घड़ी की ओर ध्यान ही नहीं गया और अचानक से अरे बाप रे मुझे कितनी देर हो गई, तो सोचो कि कितनी हड़बड़ी हमारी मच जाती। इससे हम समय पर पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए सब काम समय पर होने के लिए, वक्त का अंदाज घर वालों को देने के लिए, खुद को देने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालन की तिकोनी पर रख दी। दालन यानी बारामदा, तिकोनी यानी 3 कोने वाला, वहां पर उन्होंने उस घड़ी को रख दिया। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पॉयनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। अभी ये जो घड़ी घर में लाई गई थी, वो घड़ी जो थी वो नई घड़ी नहीं थी, वो जो थी वो विक्टोरियन युग यानी वह समय जब भारत में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का शासन था, उस समय की, और पॉयनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वह कंडम
माल की तरह निकाल दी गई तो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार उसे अगर निकाल दिया तो पिताजी ने उन्हें 2 रुपए देकर उस घड़ी को खरीद लिया था। यह घड़ी बेहया साबित हुई। ये जो घड़ी है वो बेहया यानी बेशर्म साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद वो चलने लगी और चलने लगी तो चलती ही चली गई, यानी वो ठीक से समय पर दिखाने लगी। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। 7वें दिन जो है उसे क्या करना पड़ता था, चाबी देनी पड़ती थी। अगर आपने पुराने घड़ी वगैरह देखी हो तो क्या था, पीछे चाबी थी, वो चाबी देनी पड़ती थी। अलार्म भी बजाती थी। अब हम अलार्म कहाँ पर लगाते हैं, मोबाइल में लगाकर उठते हैं, लेकिन वो जो घड़ी थी उस घड़ी में भी अलार्म था। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। घड़ी साज यानी घड़ी ठीक करने वाला, उसको लेकर किसी घड़ी ठीक करने वाले के पास गए हैं, ऐसा कभी लेखक को याद नहीं आ रहा। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। तिकोनिया है और वो खाली है, इसकी कोई तस्वीर उनके दिमाग में नहीं है। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही, यानी पिताजी जब तक थे तब तक वो घड़ी जो है वो ठीक से चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है। उनकी मृत्यु यानी लेखक के पिताजी की मृत्यु को अब 30 बरस हुए हैं, फिर भी अब भी वह चल रही है। यानी देखो, जो भंगार के लिए निकाली हुई थी 2 रुपए में उन्होंने ली थी, वो उस घड़ी ने कितने दिनों तक, कितने सालों तक उन्होंने साथ दिया है। मेरे पास नहीं है, लेखक कहते हैं, लेकिन वो घड़ी तो चल रही है लेकिन वो मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। अभी वो घड़ी किसके पास है, तो लेखक की बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, जो कौन है, फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी है। उन्होंने क्या किया है, अपने नाना जी की एक निशानी के रूप में उस घड़ी को वह ले गए हैं। मैं जब भी राम के घर जाता हूँ हिर फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर टिक जाती है। यानी वो जब भी राम के घर जाते हैं तब घूम फिर कर उनकी जो नज़र है उस घड़ी पर टिक जाती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव उसने देखे हैं। यहाँ पर लेखक अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे घर के कितने जन्म मरण, यानी किसी ने जन्म लिया है, किसी ने मरण लिया है, कोई शादी ब्याह हुआ है, भोज महोत्सव वगैरह जो है, ये सारे उत्सव उन्होंने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद यानी क्या, दुख, हर्ष यानी सुख दुख, अश्रुहास यानी रोना हंसना, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, रोदन यानी रोना, गायन यानी गाना, श्रम संघर्ष की वह साक्षी है यानी गवाह है। ये सारी बातें उसने हमारे घर में देखी है। ऐसे लेखक कहते कि घर के हर सुख दुख है, रोना है, हंसना है, वाद विवाद है, झगड़े हैं और गाना है, हमने किए हुए श्रम है, उसके लिए किए हुए संघर्ष है, इन सारी बातों की गवाह वो घड़ी है। पर न ई खुद आराम करत है, न कोई केहू का आराम करे देत है। न ई यानी यह खुद आराम करत है, न केहू यानी किसी, यानी ऐसे कहते हैं कि ये घड़ी खुद आराम नहीं करती है और किसी को करने भी नहीं देती है। बराबर है ना, घड़ी कभी आराम करती है क्या, नहीं। वो उसके जो कांटे हैं, सेकंड कांटा, मिनट कांटा, घंटों का कांटा, सब क्या करते हैं, अपने काम कंटिन्यू करते रहते हैं। रात को देखो हम विश्राम करते हैं या दोपहर को थोड़ी देर के लिए हम विश्राम करते हैं, लेकिन घड़ी करती है क्या, नहीं। और किसी को करने देती है क्या, नहीं। समझो आपको 7-7:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, स्कूल के लिए निकलना है, और घड़ी में अगर आप देखते हैं कि 5 बज गए हैं तो आप उससे ज़्यादा सो पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि आपको सारे काम निपटा कर बाहर ऑफिस के लिए जाना होगा। एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, 10 बजे का एग्जाम है, 9 बज गए, फिर भी आप घर में ही रह पाओगे क्या, नहीं। मेरा समय अगर चुक गया तो मैं पेपर नहीं लिख पाऊंगा। ये आपके समझ में आती है कि आलस नहीं, अभी मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ फिर बाद में निकल जाऊंगा, नहीं। इसलिए वो हम क्या करते हैं, समय देखकर दौड़ते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो खुद आराम नहीं करती और हमें आराम भी करने नहीं देती।
आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ी को शायद इसलिए दिया गया हो कि एक जगह रख दी जाती है। आराम घड़ी ऐसा नाम इस घड़ी को इसलिए दिया गया हो कि वो एक ही जगह पर रख दी जाती है, वो यहाँ से वहाँ करते नहीं है, एक ही जगह पर उसे रख दिया जाता है। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं, यानी आश्चर्य की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है, यानी घड़ी को कभी कभी आराम का आ भी छोड़ कर दिया, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। और ऐसी जो घड़ियां है, ऐसी जो वॉच है, उनको लोगों को राम घड़ी भी कहते हुए उन्होंने सुना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इससे यह जो पाठ है वो लिया गया है। इस संपूर्ण पाठ में हमने देखा है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिताजी का चित्रण किया है, और साथ में यह भी बताया है कि पिताजी द्वारा दिए गए संस्कारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेखक के पिताजी समय के बड़े पाबंद थे। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कभी 35 वर्ष की नौकरी में वे कभी दफ्तर से देरी से नहीं गए। जब लेखक की माँ उन्हें भोजन देरी से बनाती तो वो गुस्सा हो जाते थे। गुस्सा निकालने के लिए भी वक्त नहीं रहता था। माँ आसपास के लोगों से उन्हें भोजन दफ्तर में भिजवाती थी, और जब कोई भी भोजन देने के लिए नहीं मिलता था तो वो खुद भी भूखी रहती थी। लेखक के पिताजी को धर्म के नाम पर दंगे फसाद करने वालों के खिलाफ बहुत नफरत थी। हमने ये भी देखा कि उनका कहना था कि इंसान मेल से रहने के लिए बना है। हिंदू या मुसलमानों के मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम। लेखक के पिताजी बहुत धार्मिक थे। हमने ये भी देखा इस पाठ में कि वो सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करने जाते थे, पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, और मानस का नवाहिक पाठ करते थे। नवाहिक यानी किसी भी धार्मिक ग्रंथ का प्रतिदिन का इतना पाठ कि उसका पाठ 9 दिन में समाप्त हो जाए, उसे नवाहिक कहते हैं। लेखक पर अपने पिताजी के रहन सहन, व्यक्तित्व एवं उनके गुणों का बहुत असर हुआ है। उन्हीं के आदर्श विचारों के कारण लेखक के व्यक्तित्व को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। इस पाठ में लेखक ने अपनी आत्मकथा के इस अंश में अपने पिताजी की खूबियों को दर्शाया है, और साथ ही साथ इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अपने पिताजी के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश व समाज में आए परिवर्तनों का बड़े प्रभावी ढंग से चित्रण किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। पेज नंबर 75 पर देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएं और बोलिए या संजाल आपको पूर्ण करना है। दूसरा सवाल है, अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है, इस पर अपने विचार लिखिए। 7 से 8 पंक्तियों तक आपको इस बारे में आपके क्या विचार है वो लिखने हैं। उसके बाद पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्न शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। संयुक्त परिवार से संबंधित विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। यह आपको करना है। और यहाँ पर देखो, भाषा बिंदु विराम चिन्ह पढ़ो, ये भी आपको ठीक से पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।